वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में फोर्स एंड एक्सीलरेशन में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे के कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। फोर्स एंड एक्सीलरेशन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका स्टेटमेंट था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, जीरो है, बैलेंस्ड है, तो ऐसे कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम होंगे। ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। ये इनिशियल और फाइनल क्या है, तो ऐसा समझते हैं जब दो पार्टिकल है और दोनों मोशन में है और सर्टेन टाइम में वो कोलाइड करता है, हेड ऑन कॉलिजन करता है और उसके बाद फिर वो आगे मोशन अपना चेंज कर लेता है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी चेंज कर लेता है। तो पहले वाले वेलोसिटी के साथ जो मोशन था उसमें जो मोमेंटम निकलेगा वो इनिशियल मोमेंटम होगा दोनों ही पार्टिकल का, और टी टाइम के कॉलिजन के बाद जब उसका वेलोसिटी चेंज कर गया उस समय जो उसका मोमेंटम होगा दोनों का वो उसका आफ्टर कॉलिजन होगा, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम होगा। तो ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है, ये हम लोग समझे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। उसके लिए हम लोग को एक्सप्रेशन गेन हुआ था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। उससे आगे आज हम लोग जानेंगे प्रेशर, थ्रस्ट, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। इन सारे कंसेप्ट्स को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रेशर को क्लास 8th में आपको पढ़ाया गया है। प्रेशर के बारे में लिखा जाएगा, जब डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द एक्सर्टेड फोर्स एट यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी पार्टिकल के कॉन्टैक्ट एरिया पर लगा हुआ जो उसके यूनिट एरिया पर जो लगा हुआ फोर्स होगा वो प्रेशर कहलाएगा, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 मीटर स्क्वायर कॉन्टैक्ट एरिया है और उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 100 न्यूटन का। 10 मीटर स्क्वायर कॉन्टैक्ट एरिया है और उस पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो 100 न्यूटन का है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वही उसका प्रेशर कहलाएगा। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ 100 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड एट 10 मीटर स्क्वायर, और इसका रिवर्स आप ले सकते हैं, एट 10 मीटर स्क्वायर एरिया 100 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड, सो वी कैन राइट 1 एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया फोर्स एक्सर्टेड इज 100/10। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 100 को ऊपर रखना पड़ रहा है और 10 को नीचे रखना पड़ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि फोर्स ऊपर होगा और एरिया फिर उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो एक फार्मूला भी यहाँ से गेन हो जाता है, P इज इक्वल टू F/A, जिसको आप पढ़े भी हैं और यहाँ पढ़ना भी है। इट इज डिनोटेड बाई P, कैपिटल P से जनरली ये डिनोट किया जाता है, एंड इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आपसे कोई पूछे कि प्रेशर किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, आपका आंसर आएगा ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। इससे पहले अगर बात करें फोर्स का, इससे रिलेटेड टर्म्स फोर्स है, तो फोर्स क्या है, तो फोर्स हम लोग देख रहे थे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा था, इसके पास डेफिनेट डायरेक्शन होते हैं, है ना। फार्मूला अभी हम लोग बात कर रहे थे, P के लिए F/A का फार्मूला आएगा, फोर्स को F डिनोट करेगा और एरिया को A डिनोट करेगा। शो SI यूनिट, अगर आप इसका SI यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यहाँ न्यूटन लिया हम लोग, और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिए, तो इस तरह से हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिखने का दो तरीका है, पर भी लगा सकते हैं या इसको न्यूटन मीटर टू द पावर -2 भी कर सकते हैं, इनवर्स 2 लगाया जाता है, इज इक्वल टू पास्कल, है ना। इसको हम लोग 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल के इक्विवेलेंट भी मानते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको बताना है पास्कल, और ये इक्विवेलेंट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, है ना। जैसे 5 पास्कल इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 पास्कल इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट को हम लोग देखते हैं, द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ गिवन एरिया इज समटाइम्स कॉल्ड द थ्रस्ट, है ना। कहा कि देखो परपेंडिकुलरली एक्ट करने वाला टोटल फोर्स ऑन दैट एरिया ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी भी पार्टिकल पर उसके कॉन्टैक्ट सरफेस पर परपेंडिकुलरली जो एक्ट करने वाला टोटल फोर्स होगा वो थ्रस्ट होगा, है ना। इसको ऐसे भी समझते हैं कि ये यूनिट एरिया का बात नहीं करता है, और समटाइम्स वर्ड यहाँ यूज किया गया, आप देख लीजिए, टोटल एरिया का जब बात किया गया बोला समटाइम्स इसको हम लोग थ्रस्ट ही बोलते हैं, है ना। थ्रस्ट के लिए एक और कंसेप्ट आता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले जो
प्रेशर हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स किसी पार्टिकल पर वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसके यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग थ्रस्ट कह देते हैं। तो कई बार ये देखते हैं कि यूनिट एरिया से फ्री होता है, टोटल एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम लोग काउंट करते हैं तो ये थ्रस्ट कहला जाता है। और जनरली थ्रस्ट का कंसेप्ट है कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स है, ये एक तरह का फोर्स ही है। तो इससे आगे अभी हम लोग देखते हैं प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। ये आपको छोटा छोटा टॉपिक है जो पढ़ना है आपके सिलेबस में। अभी हम लोग देखते हैं प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। यहाँ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड के लिए जो स्टेटमेंट है वो देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ सरफेस इनसाइड इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ द सरफेस इज टिल्टेड, है ना। इनसाइड अ लिक्विड अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उस पार्टिकल पर प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट होता है, इस बात को समझने के लिए स्टेटमेंट अपने अंदर दो लॉज को रखे हुआ, दो नियम इसके तहत है। इसको हम लोग समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जब हम लोग किसी पार्टिकल को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो वो पार्टिकल का सरफेस, क्योंकि आप जान सकते हैं ना, किसी पार्टिकल को अगर टोटली इमर्ज किया जाए वाटर में या और किसी भी लिक्विड में, तो ऐसे कंडीशन में उसके सारे के सारे जो आउटर सरफेस हैं तो वो वाटर के कांटेक्ट में होंगे। तो कांटेक्ट सरफेस तो आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं कौन है और कौन नहीं है। तो ऐसे में सारा का सारा उसका कांटेक्ट सरफेस हो जाएगा। पार्टिकुलर सरफेस को अगर हम लोग ले लेते हैं तो कहा गया कि उस पार्टिकुलर सरफेस का डायरेक्शन क्या है लिक्विड में, इस पर एक्सर्टेड प्रेशर या फोर्स जो है ना वो डिपेंड नहीं करेगा, है ना। दैट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सर्टेन एंगल पर है ना, इस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एक चीज होगा कि जब भी फोर्स एक्सर्ट होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना। फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सर्ट होगा, दैट मीन्स फोर्स एक्सर्ट होगा तो प्रेशर भी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। देखते हैं इसमें दिया गया देयर आर टू रूल्स, है ना। इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग स्प्लिट करें, इसको समझें, तो इसमें दो नियम सामने आता है। एक तो है द प्रेशर इन अ लिक्विड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड द सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। एक लिक्विड है, किसी बकेट में वाटर रख लिया गया, वाटर से ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर को रखा गया, वाटर फुल है उसमें, और किसी ऑब्जेक्ट को आप उसमें इमर्ज कर रहे हैं, फुल हो या फिर हाफ हो, उससे भी ज्यादा आपको मतलब नहीं है, पार्टिकल टोटली इमर्ज होना चाहिए। उस केस में आपको ये समझ में आएगा। जब पार्टिकल को टोटली इमर्ज कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक खास लेवल पर किसी भी डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स या प्रेशर है वो इक्वल होगा। एक खास लेवल में, लेवल दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल का हम बात कर रहे हैं, खास हॉरिजॉन्टल लेवल में उस पॉइंट पर लगने वाले सारे डायरेक्शन से जो फोर्स लगेंगे या प्रेशर लगेंगे वो इक्वल होंगे। इसको हम लोग अभी देखेंगे, एग्जांपल से आपको दिखाया जाएगा। एज यू गो डीपर इन अ लिक्विड द प्रेशर इंक्रीजेस, सेकेंड लॉ है या रूल्स है। इसमें यह कहा कि किसी भी लिक्विड में जितना नीचे आप जाते हैं, है ना, प्रेशर आप पर बढ़ता ही चला जाता है। इसका वजह है कि ऊपर का जो कॉलम ऑफ वाटर है वो ज्यादा हो जाता है और उस समय वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाता है। और यही वजह है, कई बार हम लोग सुनते हैं, जो कि एक अप्रिय घटना के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, है ना। अनइवन ऐसा होता है, कई बार लोग डूब जाते हैं। तो डूबने का जो केस है जनरली इसी तरह का केस होता है जब लोग एक ज्यादा गहराई पर चले जाते हैं जहां से एफर्ट करना, ऊपर आने के लिए एफर्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो जो एफर्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है आपका, उसमें वजह यही बनता है कि ऊपर का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होता है, यानी वाटर कॉलम का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है और उस इंसान को या फिर किसी भी एनिमल को ऊपर आने में परेशान होना पड़ता है और वहां उसका डेथ भी हो जाता है। तो ये सेकंड रूल से आप समझ सकते हैं। अभी देखिए एक एग्जांपल आपको दिखला रहे हैं। एक कंटेनर लेते हैं हम लोग और कंटेनर में इस तरह से वाटर फिल है, कंटेनर में ये टोटली वाटर फिल है यहाँ पे, और एक पार्टिकल है, इस तरह से हम क्यूबॉइड ले लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन शेप का ले सकते थे आप। तो अब अगर बात करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर होगा किसी भी डायरेक्शन से, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, एट सर्टेन एंगल, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। फिर एक और एग्जांपल से आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से जो फर्स्ट लॉ बता रहा है, सॉरी, इसमें आप लिक्विड प्रेशर एज यू गो डीपर, अच्छा इसको ये डीपर वाले को फिर समझिए।
थोड़ा सा और आप लीजिए यहाँ। तो हम ये पॉइंट लिए थे, अब देख पा रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक प्लेन हम बना लेते हैं, है ना। वाटर इस तरह से फिल है इसमें, ये पॉइंट, वाटर को थोड़ा और फिल कर लेते हैं ऊपर, और इस तरह से ये वाटर फिल है। अब यहाँ से पार्टिकल को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और डीपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स होगा या प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर सभी डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स और प्रेशर इक्वल होंगे, बट बोथ आर देम आर नॉट इक्वल, है ना। बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब कहेगा ये क्या सर, अभी तो बता रहे थे कि जब भी इमर्ज किया जाता है सभी डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स इक्वल होते हैं। इसमें एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि एक खास हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पर लगने वाला, अब वो हॉरिजॉन्टल से आप नीचे आ जा रहे हैं, दैट मीन्स आप डीपर जा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि प्रेशर या फोर्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड है जो बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप इस हॉरिजॉन से ऊपर वाले में बात करें, ऊपर किसी पॉइंट पर बात करें, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, वो घट जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही अगर पॉइंट है तो वो फोर्स या प्रेशर का बात कर रहा है कि इक्वली लगेगा किसी भी डायरेक्शन से। अदरवाइज जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को चेंज करते हैं तो वो घटता या बढ़ता होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अगर डीपर ले जाते हैं तो घटेगा या बढ़ेगा, तो सेकेंड रूल आपको इसके लिए बताया गया कि ये नीचे ले जाने से जितना डीपर ले जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। देखिए, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कांटेक्ट का सरफेस किस डायरेक्शन में है वो डिपेंड नहीं करेगा, उसके प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा। सभी डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स उस कांटेक्ट के सरफेस पर इक्वल ही होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल से और समझते हैं। इस तरह से वाटर फिल है इसमें, है ना। अब इस कांटेक्ट एरिया पर लगने वाले फोर्स का अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड यहाँ लगा दे रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये एफ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस पर लिक्विड के द्वारा। फिर दूसरे फिगर में सेम ऑब्जेक्ट है और उसका डायरेक्शन हम लोग अब चेंज कर दे रहे हैं, डायरेक्शन अब इस तरह से कर दे रहे हैं, ये, है ना। और यहाँ पर लगने वाला जो इस पर प्रेशर होगा या फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तीसरे फिगर में हम लोग फिर चेंज कर दे रहे हैं इसको, टिल्टेड किसी भी डायरेक्शन में कर दे रहे हैं। कोई ये नहीं है कि इसको परपेंडिकुलर, वर्टिकल, अपवर्ड ही रखना पड़ेगा या फिर वर्टिकल ही रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस सरफेस का बात कर रहे थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्टेन एंगल पर है तो परपेंडिकुलरली लगेगा, परपेंडिकुलरली लगना दैट मीन्स कि सरफेस के 90 डिग्री के रिलेशन में ये फोर्स एक्सर्ट होगा और यहाँ भी एफ ही एक्सर्ट होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि कॉन्टैक्ट का सरफेस किस डायरेक्शन में है लिक्विड में इमर्ज्ड, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उस पर फोर्स और प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो ये एग्जांपल आपको हेल्प करता है उसमें, है ना। और वो जो अभी से पहले एग्जांपल दिए थे वो आपको हेल्प करेगा कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी पॉइंट पर लगने वाले, लिक्विड के अंदर लगने वाले सारे फोर्स और प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। डायरेक्शन अलग अलग होगा बट इक्वल होगा। अभी हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। आर्किमिडीज का सिद्धांत फ्लूइड के लिए आया था। किसी भी फ्लूइड में अगर सॉलिड पार्टिकल को आप पार्शियली और टोटली इमर्ज्ड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है और इस अपवर्ड फोर्स के लिए जो प्रिंसिपल आया था हम लोग उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, जब कोई ठोस पदार्थ आंशिक रूप से या पूर्णतया किसी फ्लूइड में, किसी द्रव पदार्थ में डुबो दिया जाता है या वो तैरता है उस पर, द फ्लूइड एक्सर्ट्स ऑन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी, वो जो फ्लूइड है उस सॉलिड बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। द फ्लूइड एक्सर्ट an upward force on the body whose magnitude is equal to the weight of the displaced fluid। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझेंगे हम लोग। whose magnitude is equal to the weight of the displaced fluid। और कहा ये जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा, तो बताया गया कि उस पार्टिकल के द्वारा जितने वाटर को डिस्प्लेस किया जाएगा, जितने फ्लूइड को, जितने गैस को डिस्प्लेस्ड कर दिया जाएगा
उतने ही का जो वेट होगा उसके इक्विवेलेंट फोर्स एक्सर्ट होगा अपवर्ड, जिसको हम लोग बुयंसी के नाम से भी जानते हैं, है ना। बुयंसी को समझाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल दिए हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल एग्जांपल पहले रीड करते हैं, उसको समझते हैं और तब बुयंसी को समझते हैं। दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि बुयंसी एक टर्म है जिस टर्म के साथ आपको असल में न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछा जाएगा फाइंड द अपवर्ड फोर्स exerted by the displaced water or fluid, ऐसे नहीं करके पूछता है। वहां पर बुयंसी वर्ड का भी यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, a metallic sphere of a mass 2 kg and volume 25 into 10 to the power minus 4 meter cube is completely immersed in a water. Find the buoyant force exerted by water on this sphere. बहुत ही क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक स्फीयर है जिसका मास 2 kg और वॉल्यूम इतना दे दिया गया गिवन। इसको कंप्लीटली किसी फ्लूइड में या यहां पर वाटर लिया गया है तो वाटर में कंप्लीटली इमर्ज कर दिया गया है। तो कंप्लीटली इमर्ज करने के कंडीशन में ये पूछ रहा है कि उस पर लगने वाले बुयंट फोर्स को काउंट कीजिए। दैट मींस वाटर जो उस पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको काउंट करने के लिए बोल रहा है। तो ये बुयंट का जो वर्ड यूज हो रहा है उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपली है, फोर्स ऑफ बुयंसी, 3 टर्म यूज किया जाता है, सिमिलर मीनिंग है। फोर्स ऑफ बुयंसी उत्प्लावन का बल है, ये बुयंट फोर्स उत्प्लावन बल, और बुयंसी उत्प्लावनता, है ना, या उत्प्लावकता भी बोला जाता है इसको। एक ही शब्द है ये तीनों जो है ना, एक ही साइनोनिम्स है ये। फोर्स ऑफ बुयंसी, बुयंट फोर्स या बुयंसी आप बोलते हैं, एक ही। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, थोड़ा स्पेलिंग में बुयंसी में ओ का हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए लिखा गया, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ सॉलिड बॉडी इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इज कॉल्ड बुयंसी। किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या टोटली इमर्ज्ड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो ऊपर की तरफ फोर्स है उसी को हम लोग बुयंसी बोलते हैं, उत्प्लावन बोलते हैं, है ना। अब एक तो न्यूमेरिकल हमारे सामने है जिसको सॉल्व करना है। बुयंसी पहले समझ गए, न्यूमेरिकल बुयंसी पर बेस्ड था, जबकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जब पढ़े तो उनके स्टेटमेंट में यह समझ में आ रहा था कि एक ऊपर लगने वाला फोर्स होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है ना। इस स्टेटमेंट को और बुयंसी को भी हम लोग समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल को भी डील करेंगे। दो वर्ड यूज किया गया है साइमल्टेनियसली। एक है कि पार्टिकल पार्शियली इमर्ज्ड है और दूसरा है कि पार्टिकल टोटली इमर्ज्ड है। दोनों ही कंडीशन में बुयंसी लगेगा। बुयंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, तो अभी आपको समझ में आया, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट पर। तो पहले हम लोग पार्शियली इमर्ज्ड करते हैं। जैसे एक पार्टिकल है और ये पार्शियली इमर्ज्ड है, ये हम लोग स्फेरिकल बॉडी ले रहे हैं और ये पार्शियली इमर्ज्ड है। पार्शियली इमर्ज्ड का मतलब समझिए कुछ पार्ट वाटर के इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है, ये पार्शियली इमर्ज्ड है। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होगा वो ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम ही होगा। दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो हम लोग डिप किए हैं, इमर्ज किए हैं, उसका जो इनसाइड पोर्शन होगा वो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वाटर के डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के, है ना। तो यहां पर जो बुयंसी लगेगा वो इतने वॉल्यूम के वाटर के वेट के बराबर लगेगा। तो इतने वॉल्यूम के वाटर का अगर हम वेट करें, डाउनवर्ड W है, तो ये W डाउनवर्ड लगा, कहा इसी के इक्वल फोर्स जो अपवर्ड लगता है जिसको हम लोग बुयंसी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये एक F लगने वाला फोर्स है ना, बुयंट फोर्स है, FB कर लेते हैं इसको, है ना। ये FB क्या है, अपवर्ड है। इतने ही वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है जो डाउनवर्ड हमेशा लगता है, हम लोग पहले भी जाने हैं, तो ये डाउनवर्ड लगा और इसके इक्वल का एक फोर्स अपवर्ड लगेगा और ये जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ बुयंसी होगा, है ना। आगे देखते हैं, एक पार्टिकल है जो टोटली इमर्ज्ड है, या सेम पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग। सेम पार्टिकल क्या है, टोटली इमर्ज्ड है। अब टोटली इमर्ज्ड है दैट मींस यहां पर वाटर का वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हुआ था, यहां पर ज्यादा डिस्प्लेस होगा। इसका वजह यह है कि इसमें पार्शियली इमर्ज था और पार्शियली फ्लोट कर रहा था, या आउटसाइड द वाटर था। यहां हम लोग देख रहे हैं टोटली इमर्ज्ड है। जब टोटली इमर्ज्ड होगा दैट मींस इसके टोटल वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से डिस्प्लेस होंगे। और ऐसे कंडीशन में अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं
ये सेकंड केस है, तो यहाँ पर W सेकंड वेट सेकंड हम लोग ले लेते हैं, और ऊपर की तरफ लगने वाला जो बुएंट फोर्स होगा उसके लिए हम लोग ले लेते हैं FB सेकंड। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर राइज किया जा सकता है कि यहाँ बुएंट फोर्स किस पर ज्यादा लगेगा, किस पर ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो बुएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कहां से आता है, तो आपको अभी बताया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया कि डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम के वेट से हम लोग बुएंट फोर्स को काउंट करते हैं। तो डिस्प्लेस्ड वाटर यहाँ कम हुआ है, यहाँ जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा वाटर का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वेट ज्यादा होगा क्योंकि मास ज्यादा हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ना मास के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां मास भी ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, इस दोनों केस में कांस्टेंट ही लिए हैं, सेम एग्जांपल लिए हम लोग। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि W2 ज्यादा होगा। एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, W2 इज ग्रेटर देन W1 इन दिस कंडीशन। अभी अलग अलग कंडीशन में अभी देखिएगा कि बुएंसी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, इसके बाद हम लोग को डेंसिटी बेस पढ़ना है। तो पहले यहां हम लोग देखते हैं सेम वाटर सेम फ्लूइड लिए हैं, दैट मीन सेम लिक्विड लिए हैं और ये लिक्विड वाटर है, तो यहाँ डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी से मतलब नहीं हम लोगों को। यहाँ देखिए W2 इज ग्रेटर देन W1, जब W2 ज्यादा होगा यानी बड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, FB2 इज ग्रेटर देन FB1, दैट मीन्स बुएंट फोर्स सेकंड इज ग्रेटर देन बुएंट फोर्स फर्स्ट। बहुत ही क्लियर एग्जांपल है ये। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी भी पार्टिकल को पार्शियली इमर्ज किया जाता है, पार्शियली इमर्ज किया जाता है किसी भी लिक्विड में, तो ऐसे कंडीशन में उसमें जो बुएंट फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और जब उसको और ज्यादा डीप करेंगे तो बुएंट फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और ये तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक आप उसको टोटली इमर्ज नहीं कर देते हैं। दैट मीन्स टोटली इमर्ज्ड के कंडीशन में हम लोग पार्टिकल पर मैक्सिमम बुएंसी देखते हैं। ये इस एग्जांपल से क्लियर हुआ। इस एग्जांपल को जब हम लोग समझ लिए तो अब इस न्यूमेरिकल को बनाना भी आसान होगा। तो अब देखिए हम लोग न्यूमेरिकल डील करते हैं। अभी यहां पर इसका आंसर करते हैं हम लोग। बुएंसी निकालना है, मास दे दिया गया है और वो मास है 2 kg। तो मास ऑफ अ पार्टिकल कितना हो गया, 2 kg हो गया। वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड समझे आप, स्फेरिकल है, किसी भी शेप का हो सकता है, यहाँ स्फेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, कंप्लीटली इमर्ज्ड। ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है, पार्शियली भी इमर्ज्ड होता तो आपको बताया जाता कि कितना वॉल्यूम आखिर वाटर के इनसाइड है। यहाँ टोटली इमर्ज्ड है, दैट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सॉलिड इमर्ज्ड है। तो टोटल वॉल्यूम को हम लोग डील करेंगे। डेंसिटी यहाँ पर दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली यही लेते भी हैं हम लोग, कांस्टेंट होता है 1000 kg/m3, है ना। अब इससे हम लोगों को यह निकालना होगा कि अगर मास और वॉल्यूम दे दिया गया है किसी भी सॉलिड का जो कि टोटली इमर्ज्ड है लिक्विड में, तो ऐसे कंडीशन में कितना मास इमर्ज्ड है इसका, है ना। तो मास 2 kg, वॉल्यूम दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। तो अभी हम लोग मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 2 kg एंड वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, है ना। फाइंड द बुएंसी कितना, मास तो हम लोगों के पास है ही। वॉल्यूम और डेंसिटी से पहले मास निकालने की कितना मास ऑफ वाटर वहां से डिस्प्लेस हुआ है। तो यहां लिख लेंगे मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ वाटर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, ऐसे लिख देते हैं इसको, आप समझे, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है इसको देख लो। तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का, वो दे दिया गया हम लोगों को 25 × 10⁻⁴ इंटू वाटर के लिए देखें
तो वाटर का डेंसिटी 1000 कांस्टेंट होता है, ये है। तो इसको जब हम लोग कैरी करेंगे 25 बाई, या ऐसे ही कर दें यहाँ पर इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 1000 है तो 10⁻³ लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2.5, है ना, ये -1 होगा, ये नीचे आएगा 2.5 मास लिया है ना, केजी, 2.5 केजी। आगे देखिए, जब इतना केजी हमारा मास आ रहा है तो अब हम लोगों को इस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वेट जब निकालेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर का तो कितना आएगा? वेट के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास है, लिखी दो, पहले फार्मूला लिख देते हैं, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास है 2.5 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। आप सिंपलिसिटी के लिए इसको 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो हम 10 ले लेते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ये कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। दैट मीन्स इसको अगर ड्रॉ करके देखना चाहें हम लोग तो इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। देखो, ये एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि टोटली वाटर में इमर्स्ड है ना। अब इस ये डिस्प्लेस्ड वाटर का जो हम लोगों को अभी वेट निकला है वो डाउनवर्ड ही होगा। तो वो कितना आया? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। जब ये 25 न्यूटन आ गया तो अपवर्ड जो बुएंसी लगेगा वो इसके इक्वल लगेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये जो एफपी होगा वो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। आंसर आपका इसी जगह आ जा रहा है, ये इक्वल हो जाएगा बुएंसी के, जो कि एफबी से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स आंसर आपका यही होगा 25 न्यूटन, है ना। डेटा असल में यहाँ एक कंफ्यूजन हो रहा था, ये 25 इंटू 10⁻⁻⁴ है, जो डेटा गिवन था वो 2.5 था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 25 ले 2.5 ले, डेटा जैसा रखेंगे आंसर वैसा ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये 25 न्यूटन बुएंसी आता है, जिस बुएंसी के साथ अपवर्ड फोर्स लगेगा और पार्टिकल ऊपर आने के लिए एफर्ट करेगा, है ना। अभी हम लोग डेंसिटी बेस भी देखेंगे बुएंसी को, कि बुएंसी को डेंसिटी किस तरह से अफेक्ट करता है। देखिए, अभी हम लोग फ्लोटिंग बॉडी को देखेंगे कि फ्लोटिंग बॉडी में क्या ऐसा फैक्टर है कि कोई पार्टिकल या कोई सॉलिड बॉडी किसी फ्लूइड में फ्लोट करता है, अदरवाइज वो सिंक कर जाता है। यहाँ पर दो फैक्टर्स है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। दोनों फैक्टर्स को हम लोग एक बार देख लें। द वेट ऑफ द बॉडी W डाउनवर्ड। जब भी वेट का बात आएगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर तीन अलग अलग फिगर आपको दिखलाया गया है। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें पार्शियली सिंक्ड है, पार्शियली फ्लोट कर रहा है ना। यहाँ टोटली सिंक्ड है, यहाँ टोटली सिंक्ड है बट एट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, है ना। ये तीन अलग अलग कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को डिटरमाइन करने का जो फैक्टर्स है वो केवल दो फोर्सेस हैं। ये दो फोर्स, एक वेट डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और एक बुएंट फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी बुएंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड और वेट डाउनवर्ड, यहाँ भी वही चीज है। अब समझना है कि किस कंडीशन में ये फ्लोट करेगा और किस कंडीशन में ये सिंक करेगा। ये फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन जो है ना वो फ्लोटिंग का केस है एक तरह से, और ये जो थर्ड कंडीशन है टोटली सिंकिंग का केस है। तो इसको हम समझते हैं वेट। अब ये वेट किसका होगा आप समझ सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा। ये वेट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा। अब डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट अगर कम हो जाता हो, ये सॉरी डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है उसके इक्विवेलेंट फोर्स होगा या इक्वल फोर्स होगा, वो बुएंट फोर्स होगा और ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ये वेट ऑलरेडी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहां पर लिखा गया था वेट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो अभी बुएंट फोर्स अगर ज्यादा है और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी कम है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बुएंट फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल को अपवर्ड फोर्स ज्यादा मिलेगा। अपवर्ड फोर्स दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और ऐसे कंडीशन में पार्टिकल फ्लोट कर जाएगा, है ना। तो फ्लोटिंग के लिए ये कंडीशन फॉलो होगा। सिंकिंग के लिए क्या होगा, वेट जो है ना ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा हो जाए अगर बुएंसी से, है ना।
बुयंसी से वेट ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में वेट लीड करेगा और डाउनवर्ड ज्यादा मूव करेगा पार्टिकल, और डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो सिंक कर जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, W इज ग्रेटर देन FB, है ना। और यहां पर एक ऐसा कंडीशन है जो पार्टिकल ना तो टोटली सिंक है ना तो टोटली फ्लोट है, सरफेस के लेवल में है, तो ऐसे कंडीशन में W इज इक्वल टू FB, है ना। ये एक तरह का फ्लोटिंग कंडीशन ही माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग कंडीशन किस तरह से फॉलो हो रहा है। इसके लिए दो ही फैक्टर्स हैं, वेट ऑफ बॉडी एंड बुएंट फोर्स ऑन द बॉडी। और बुएंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, बुएंसी किस पर डिपेंड करता है, अभी आपको बताया गया, डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट पर। जितना वाटर वहां से डिस्प्लेस्ड होगा वही वाटर का जो वेट है वो बुएंसी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स बुएंसी जो है ना डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है। ये तो हम लोग इससे पहले ही समझे हैं। अब इससे आगे हम लोग ये समझेंगे डेंसिटी के बेस पर, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन दोनों के डेंसिटी में क्या रिलेशन है जो बुएंसी को डिटरमाइन करता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ एक हम लोग डेंसिटी के रिस्पेक्ट में फ्लोटेशन के कंडीशन को जानने का काम करेंगे। कंडीशंस फॉर अ फ्लोटेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, है ना, यानी घनत्व के आधार पर किसी भी वस्तु में तैरने का जो गुण है वो किस तरह से डिपेंड करता है उसको हम लोग देखेंगे। सपोज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज V। मान लेते हैं कि किसी फ्लूइड में और लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लोट करवा रहे हैं या फिर वहां फ्लोटेशन देखना चाह रहे हैं, तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V ले लेते हैं और डेंसिटी क्या ले लेते हैं उस बॉडी का, ρ ले लेते हैं। और इसी के साथ साथ जिस लिक्विड में इसको इमर्ज करना है उसका डेंसिटी हम लोग ρL ले लेते हैं। L से लिक्विड का सेंस है यहाँ पर। तो आपसे अगर ये डेटा गिवन हो और मास ऑफ इमर्ज्ड बॉडी पूछा जाए तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने के बाद अगर वेट निकालना हो, चूंकि मास आ गया है तो वेट निकालना आसान होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास टोटली क्या लिखेंगे, V इंटू ρ, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। तो वेट आ गया हमको किसका, बॉडी का, V ρ g। अब आगे आते हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड से ही हम लोग को बुयंसी मिलेगा, इसलिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड V इंटू ρL, है ना, और फिर इसका वेट निकालेंगे तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल मास हो जाएगा V इंटू ρL और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब यहां पर हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और बॉडी है, और उसी के साथ साथ बुयंसी भी है। इसको हम लोग बुयंसी भी कहेंगे, जो FB कह सकते हैं। तो फ्लोटिंग का कंडीशन अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि फ्लोट कब करेगा, सिंक कब करेगा, है ना। तो फ्लोट करने के लिए ये जरूरी है कि पार्टिकल का जो बुएंट फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए। पार्टिकल पर लगने वाला जो बुएंट फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए बॉडी और पार्टिकल के वेट से, है ना। तो जब ऐसा लिखते हैं तो FB के इक्विवेलेंट, बुएंसी के इक्विवेलेंट आप क्या लिख सकते हैं, V ρL g ग्रेटर देन V ρ g। वेट यही है, V ρ g, है ना। अब यहां देखो कैंसिल आउट किया जा सकता है, V से V को कैंसिल किया जा सकता है, कैप स्मॉल g से स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैंसिल कर दें तो आपके पास बचता है ρL इज ग्रेटर देन ρ। अब क्या पता चला, ये क्या स्टेटमेंट हो सकता है, इस कंक्लूजन, ये किस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे। तो यहां देख रहे हैं डेंस, ये फ्लोटिंग का कंडीशन है। इसका मतलब ये है, इसका स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये कहा जाएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। जब भी किसी भी पार्टिकल को लिक्विड में डालते हैं या फिर गैस में डालते हैं, तो फ्लूइड का बात किया जाए, लिक्विड अभी हम लोग ले रहे हैं, तो उस लिक्विड में लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए किसके डेंसिटी से, उस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से जिसको आप फ्लोट करवाना चाह रहे हैं, है ना, तभी वो फ्लोट कर सकता है। अदरवाइज इसके उल्टा को अगर हम देखें, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल अगर बड़ा हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऐसे कंडीशन में वो सिंक कर जाएगा। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। आप एक मेटल का बना हुआ, स्टील का बना हुआ निडल ले लीजिए, वो क्या करता है, सिंक हो जाता है ना। स्टील का बना हुआ छोटा सा पतला सा निडल
सिंक कर जाता है, नेल्स सिंक कर जाता है लोहे का बना हुआ, जबकि एक बोल है ना, कटोरा, आप डाले पानी में तो वो फ्लोट करता है। इसका क्या वजह है? जबकि दोनों सेम तरह के सब्सटेंस से बने हैं, दोनों स्टील का बोल भी हो सकता है और स्टील का वो निडल भी हो सकता है। इसका वजह ये है कि एक तो निडल में फ्री स्पेस नहीं था, वाटर नहीं था इनसाइड, है ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा तो बुएंसी कम लगेगा और उसका वेट उस कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा निडल का, और वो सिंक कर जाएगा, है ना। बोल में आप क्या देख रहे हैं कि वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जब डिस्प्लेस होगा तो ऐसे कंडीशन में बुएंसी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ज़्यादा बुएंसी जैसे ही लगा तो वेट उस सेंस में कम होगा और वो फ्लोट करेगा। डेंसिटी के बेस पर अब बात करें, थोड़ा सा आ जाते हैं डेंसिटी पर। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक ही तरह के डेंसिटी का, दैट मीन्स कि स्टील का ही बना हुआ सब्सटेंस है और एक छोटा सब्सटेंस सिंक कर जा रहा है जबकि बड़ा सब्सटेंस फ्लोट कर रहा है। अब थोड़ा सा आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। आप आइस को देखें तो आइस का बड़ा आप टुकड़ा ले लें, स्लैब ले लें, तो वो आपको वाटर पर फ्लोट करता हुआ दिखेगा, है ना। जबकि अगर उतना ही बड़ा टुकड़ा आप किसी मेटल का ले लेते हैं वो सिंक कर जाता है। इसका क्या वजह है? तो आइस का डेंसिटी आप देखेंगे 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिया जाता है, जबकि वाटर का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आइस 900 किलोग्राम शो कर रहा है, वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब शो कर रहा है, तो कम किसका डेंसिटी होगा? आइस का। जब आइस का डेंसिटी कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। अभी हम लोग देखे हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज्यादा हो और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी कम हो तो वो फ्लोट करेगा। तो वो आइस का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, वो फ्लोट करेगा। जब आप आयरन बॉक्स का बात करते हैं या आयरन का बात करते हैं और भी मेटल का बात करते हैं जिसका डेंसिटी 1000 से ज्यादा होगा, तो जैसे ही आप वाटर और लिक्विड पर रखेंगे तो वो सिंक कर जाएगा। इसका वजह है कि उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा, है ना। तो अब ये बात बहुत ही क्लियर है। अभी हम लोग देख रहे थे कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इसी में हम लोगों को पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी रोहो आर से डिनोट कर रहे हैं, आर से रिलेटिव, और रोहो डेंसिटी को डिनोट करता है रोहो आर। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। सिंपली अगर आप इसको समझना चाहें तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी और उस पार्टिकुलर लिक्विड के डेंसिटी के रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी का नाम देते हैं हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। आगे जाके आप पढ़ेंगे ये डायमेंशन लेस भी होगा, यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस कब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी? उसको भी हम लोग यही समझते हैं जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेना होता हो तो ऐसे कंडीशन में वो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस हो जाता है। कई बार ये एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन। तो अभी रिलेटिव डेंसिटी रोहो आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रोहो बाई रोहो एल। अब यहां समझना है रिलेटिव डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ बॉडी एंड अ लिक्विड। किसी पार्टिकुलर बॉडी और लिक्विड के लिए, किसी पार्टिकुलर सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी कांस्टेंट होगा। लेकिन इन दोनों में से किसी एक भी चीज को आप चेंज कर दें, या तो लिक्विड अलग ले लें या तो बॉडी अलग ले लें, सॉलिड अलग ले लें, तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव डेंसिटी चेंज कर जाता है। वही लिखा गया है, बट चेंजेज इफ एनी ऑफ देम चेंज इट इज अ फैक्टर टू डिटरमाइन ऑफ फ्लोटिंग और सिंकिंग। ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बॉडी के फ्लोटिंग या सिंकिंग को भी डिटरमाइन करता है, उसका भी गणना करता है। अब कैसे गणना करता है वो समझ लीजिए। अभी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी देख रहे थे रोहो आर इज इक्वल टू रोहो बाई रोहो एल, है ना। और रोहो अभी इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये समझे, जब फ्लोटेशन का केस देख रहे थे तो उसमें यह है कि जिस लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, जबकि उस बॉडी का और सॉलिड का डेंसिटी कम होना चाहिए, तभी वो फ्लोट करेगा। अब देखिए यहाँ बॉडी का ये डेंसिटी शो कर रहा है। हम एक सपोज करते हैं तभी सब कंडीशन को समझ पाएंगे। सपोज करिए यहाँ ये हम रफ कर रहे हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ऐसा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000 है केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ बॉडी है यहाँ पर, तो हम इसको 900 ले लेते हैं। अभी आइस के लिए एग्जांपल ले रहे हैं 900, और लिक्विड का ले लेते हैं 1000, है ना। तो ऐसे कंडीशन में
ये आंसर आएगा 0.9, दैट मीन्स लेस देन 1। तो 0.9 आया, आइस का ले रहे हैं। अभी आपको एग्जांपल दिया गया था आइस मस्ट बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना। अब यहां पर आइस के बारे में जब बात कर रहे थे तो बताया गया कि आइस फ्लोट करता है। जब रिलेटिव डेंसिटी निकाले आइस का तो 0.9 आया। ये 0.9 आया तो एक सेंस यहां पर है कि ये 1 से कम है, तो 1 से कम आएगा तो फ्लोट करेगा, 1 या 1 से ज्यादा आएगा तो वो सिंक करेगा, 1 आएगा तो वो एट द सरफेस फ्लोट करेगा लेवल में, जिस तरह का थर्ड एग्जांपल दिए थे। अब यहां पर देखिए, इफ रो आर इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, यहां पर ग्रेटर देन 1 को आप ज्यादा मेंशन करेंगे, इक्वल टू 1 में थर्ड कंडीशन क्रिएट होता है, जो आपको हम एग्जांपल में बताए थे डायग्रामेटिकली। तो ग्रेटर देन 1 पार्टिकल विल सिंक, है ना। अगर एक से ज्यादा हो रिलेटिव डेंसिटी तो उस समय पार्टिकल सिंक करेगा, है ना। उसके अपोजिट अगर हम बात करें, सो इफ रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 शोज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, है ना। अगर एक से कम होता है तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पार्टिकल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी के सेंस के आधार पर भी, के बेस पर भी आप बता सकते हैं कि पार्टिकल कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। सिंपल डेंसिटी के आधार पर, है ना, एब्सोल्यूट डेंसिटी के आधार पर भी आप बता सकते हैं कि पार्टिकल कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। और इसी के साथ साथ आप वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बेस पर भी बता सकते हैं पार्टिकल कब सिंक करेगा, कब फ्लोट करेगा। ये कंप्लीट हम लोगों का फ्लोटेशन था और ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इसी वजह से हम अलग अलग पॉइंट्स नहीं लिखे, सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख दिए। ये सेकंड चैप्टर आपका जो फोर्स एंड एक्सेलरेशन है, जिसमें ये इंक्लूडेड टॉपिक्स थे, वो क्लियर हो गया। इस पर अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल समझना है तो कमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल भी आपको बताया जाएगा। एक कोई स्टूडेंट्स है, वो कमेंट किया था द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम समझ नहीं पाए थे, वैसे तो बहुत ही क्लियर था, तो उसके लिए हम इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल देते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। सिंपली वो 5 से 7 मिनट का होगा, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। एक एग्जाम्पल हम लोग इससे पहले लिए थे, वो याद होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग इससे पहले भी न्यूमेरिकल बना रहे थे, जहां मास ऑफ स्फीयर जो है वो 2 kg था। मास ऑफ स्फीयर 2 kg था, और जब हम लोग न्यूमेरिकल डील किए तो वहां 2 kg का कोई इंटरफ्रेंस ही नहीं देखा। ऐसा लगा कि ये बग डेटा है ना। देखिए, इस बात को समझना है हम लोगों को कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना इफेक्ट नहीं डालता है बुयंसी वगैरह पर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो इफेक्ट नहीं डालता है, डालता इफेक्ट है डेंसिटी, डालता इफेक्ट है रिलेटिव डेंसिटी, डालता इफेक्ट है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मास का कहीं चर्चा नहीं आया। और एक चीज इस के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं हम आपको। आप एक बड़ा सा लकड़ी का टीला वाटर सरफेस पर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप उसको कैरी कर सकते हैं, है ना। और उसी तरह से एक छोटा सा बोल जो है ना, ये कटोरा जिसको ले रहे हैं हम लोग, तो उसको भी आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, वाटर में भी और एयर में भी, है ना। तो वाटर में ही हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग बाहर निकाल दें उस बड़े से लकड़ी के टीले को, तो ऐसे में आप वो लकड़ी का टीला कैरी क्या, आप उसको तो उसको लोड में भी कन्वर्ट नहीं, आप उसको अपने बॉडी पर भी लोड नहीं कर सकते हैं, इतना भारी होता है वो। जबकि वाटर में आप उसको कैरी कर सकते हैं, पुश करके पुल करके कैरी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि वहां क्या हो रहा था, लिक्विड में क्या हो रहा था कि मास पर बुयंसी डिपेंड नहीं कर रहा था, और बुयंसी के कारण ही ऐसा था कि आप उसको आसानी से कैरी कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हवा में आ गए तो मास सब इफेक्टिव फैक्टर्स बन गए यहाँ पर, है ना। तो इस वजह से आप दिमाग में रखेंगे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बुयंसी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। एक और चीज उसी एग्जांपल से, उसी न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर करते हैं। जब उस न्यूमेरिकल को बना रहे थे, आप देखेंगे वीडियो में पता चलेगा 25 न्यूटन बुयंसी आया था, 25 न्यूटन बुयंसी आया था। थोड़ा समझिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। 25 न्यूटन आया था, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, बुयंसी आया था 25 न्यूटन, है ना। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg दिया था, जिसका कोई यूज नहीं था। तो हम लोग वेट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल जाएगा 10 रख करके हम लोग बनाए थे 20 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट का वेट हो गया 20 न्यूटन, जबकि उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बुयंसी था 25 न्यूटन। दैट मीन्स यहां पर एक चीज समझ में आ रहा है, बुयंसी ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज FB 25 इज ग्रेटर देन 20, दैट मीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन किसका है? हम लोग को बुयंसी ही कह रहा था ना निकालने के लिए कि कितना बुयंसी होगा। तो 25 न्यूटन बुयंसी आया, है ना। 25 न्यूटन बुयंसी था। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जब निकाले हैं उस न्यूमेरिकल में, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करेंगे हम लोग, तो वेट कितना आएगा?
2 kg अगर था तो 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा और बुएंसी 25 न्यूटन अपवर्ड लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई? तो ऐसे कंडीशन में यही होगा कि वो पार्टिकल फ्लोट करेगा, है ना। अब डेटा चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, तो आंसर भी बदलेगा, वो अलग मैटर है। इसके न्यूमेरिकल के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे।